دیتو زدن حرومیا یا اول فصل صاف کردن. देखिए, यूएसए ईरान के ऊपर हमला करेगा, इसके बारे में जो उनके प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने बहुत बार वार्निंग दी थी और उन्होंने कारण भी बताया था कि उसका कारण था कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का वो उन्होंने बंद करना चाहिए, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और इसके ऊपर ईरान ये बोल रहा था कि वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहे हैं वो वेपन्स के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उनके ऊपर दबाव डालने के लिए यूएसए ने अपनी जो पूरी फ्लीट है वहाँ पे इकट्ठा की थी, फाइटर एयरक्राफ्ट इकट्ठे किए थे, मिसाइल्स इकट्ठा किए थे, उनके ऊपर काफ़ी दबाव डाला था। लेकिन दबाव का जब पूरा असर नहीं हुआ तो उसके बाद यूएसए ने फिज़िकल हमला किया है ईरान के ऊपर। तो अभी इस फिज़िकल हमले का उद्देश्य अर्थात ईरान का काफ़ी नुकसान करना है, ताकि वो चुपचाप से जो यूएसए का कहना है वो मानेंगे। अभी वो मानेंगे कि नहीं, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बात यह है कि ईरान को ये पता था कि हमला होने वाला है, तो इसलिए उनके जो एयरक्राफ्ट है, उनकी मिसाइल है, उन्होंने ये सब सेफ जगह के ऊपर रखे हुए हैं। तो इसलिए उनका जो नुकसान होगा ये काफ़ी कम होगा, क्योंकि हमला आने वाला है ये उनको पता था। अभी यूएसए के साथ इजराइल ने भी हमला किया है और इजराइल के हमले जो है हमेशा काफ़ी कामयाब रहते हैं। और इसको काउंटर करने के लिए ईरान ने जो यूएसए के बेसिस मिडल ईस्ट में है, यमन में है, यूएई में है, बहरीन में है, उनकी फ्लीट समुद्र के अंदर घूम रही है, इसके ऊपर हमला किया है। लेकिन जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है यूएसए की, ये काफ़ी मजबूत होने से उसमें यूएसए का कुछ ज़्यादा नुकसान होगा, ये मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी ये जो युद्ध है काफ़ी देर तक चलेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, अटैक तो प्री प्लान था, उसके बारे में कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। और जब अपने प्राइम मिनिस्टर साहब इजराइल में गए थे तब ये माना जाता था कि वो वॉर जोन कंट्री में जा रहे हैं, तो ये काफ़ी ख़तरनाक है। तो शायद यूएसए और इजराइल ने उनको वहाँ से जब वो वापस निकले उसके बाद ये जो हमला है वो किया है। तो ये हमला एक टैक्टिकल कारण था और जैसे ही मोदी साहब बाहर आ गए तो ये हमला हो गया। अभी भारत इसके बारे में भारत की भूमिका क्या होगी ये मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स बताएगी। लेकिन हमने हमेशा बोला हुआ है कि डिप्लोमेसी से अपने प्रॉब्लम सॉल्व करो, ना कि लड़ाई से। देखिए, ईरान तो यूएसए और इजराइल के साथ कभी जीत नहीं सकता, इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी ईरान का जो लड़ने की क्षमता है ये काफ़ी बड़ी है। आपको याद होगा ईरान के ऊपर जब इजराइल के हमले चल रहे थे काफ़ी महीने पहले, तो उनकी एम्यूनिशन, मिसाइल्स, ड्रोन्स ये सब ख़त्म हो रहे थे। लेकिन अभी बीच में काफ़ी सारा पीरियड पीस का रहा हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने अपने जो मिसाइल के स्टॉक्स है, जो ड्रोन्स के स्टॉक्स है, एम्यूनिशन का स्टॉक है, ये पूरे किए हैं। तो उनका लड़ने का स्टैमिना ये अभी काफ़ी बढ़ा हुआ है। लेकिन वो यूएसए और इजराइल के साथ कभी भी जीतना तो मुश्किल है, लेकिन कम से कम वो ये कर सकते हैं कि इतना नुकसान करे अमेरिका का, ताकि अमेरिका सोचे कि ये लड़ाई रोकी जाए। तो ये होगा कि नहीं, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन लगता नहीं है कि ईरान में ये क्षमता है जिससे वो इजराइल और यूएसए को एक साथ लड़ाई करके उनको रोक सकता है। देखिए, जो मिडल ईस्ट में जो जितने भी मिलिशिया है, जितने भी दहशतवादी गट है जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनको ईरान का सपोर्ट है। एग्जाम्पल के लिए जो हमास है, जिसने इजराइल के ऊपर दहशतवादी हमला किया था, ये ईरान सपोर्टेड है। उसके बाद हिजबुल्लाह जो ग्रुप है जो लेबनान में होता है, ये भी ईरान सपोर्टेड है।
तीसरा, यमेन के अंदर जो हुती नाम का ग्रुप है, दहशतवादी ग्रुप, ये भी ईरान से सपोर्टेड है। तो यानी कि ईरान दहशतवादियों का या ये जो प्राइवेट मिलिशिया है इनका इस्तेमाल करते हुए अपने शत्रुओं के ऊपर हमला करता है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन अभी ये जो तीनों जो गठ है इनकी क्षमता जो है ये काफ़ी कम हो गई है। دیتو زدن حرومیا یا ابوالفضل صاف کردن. अमेरिका इजराइल ने आतंक मचाया है। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है और मैं समझता हूं कि गाजा में जिस तरह छोटे छोटे बच्चों की निर्मम हत्या हुई, मानवता शर्मसार हुआ है। पूरी दुनिया में आज चीख पुकार सुनी जा रही है। ये जो कदम है निश्चित तौर से मानवीय आधार पर, मानवीय दृष्टिकोण से कहीं भी ठीक नहीं है। कि मुझे लगता है कि हमारा जो ये जो यात्रा थी इसकी टाइमिंग मैं समझता सही नहीं थी, और जो भाषण भी दिया उससे कहीं ना कहीं भारत की जो एक निष्पक्षता है उस पर संदेह हो जाता है। हमने हमेशा एक टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया है हमेशा, और इस बार हम लोग जाके अपनी विदेश नीति को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। विदेश नीति बनती है राष्ट्र हितों को देखकर, वो व्यक्तिगत छवि बनाने का माध्यम नहीं होता। दुर्भाग्यवश पिछले 11 साल से जो विदेश नीति बनी है वो व्यक्ति आधारित हो गई है, और व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर अगर विदेश नीति बनेगी तो देश के हितों को नुकसान होगा। हमने हमेशा कहा कि भारत का हित पहले है, भारत का हित किसी पार्टी किसी नेता से ऊपर है, उसका ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा। सरकार ने अपनी इमेज बनाने के लिए, व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई बार भारत की विदेश नीति को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। अगर इन मुल्कों के दरमियान कोई मसला है तो बातचीत के ज़रिए सुलझाना चाहिए, और कि कोई ताकत के नशे में आकर मज़लूमों की ज़िंदगी के साथ खेले और मज़लूम का कत्ल आम हो, इसकी हर इंसान मज़म्मत करता है और हमें भी करनी चाहिए। लिहाजा मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और चाहूँगा, अल्लाह ताला से भी दुआ करूँगा, ये जल्द ये मामला हल हो जाए, इन लोगों पर जो आफत आए वो टल जाए और लोग आराम की ज़िंदगी गुजारें। पहले एक्शन पर हमें बात करनी चाहिए, एक्शन ही नहीं होनी चाहिए। एक्शन में रिएक्शन होती है, एक्शन में ज़रूर रिएक्शन होता है, लेकिन मैं यही चाहूँगा, मैं उनसे भी गुजारिश रेस्टोरेंट से काम लें और कोशिश करें कि कोई बातचीत का रास्ता निकल जाए। देखिए, मेरी तमाम दुआएं ईरान के लोगों के साथ है जो आज माह रमज़ान के महीने में एक जो वॉर क्रिमिनल है बीबी नेतन्याहू, उसकी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं। उन्होंने आज हमला किया है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि ईरान को वो ताकत दे, हिम्मत दे, ताकि वो जो इजराइल है उसका डट के मुकाबला ही करे और कामयाबी हासिल करे, और साथ में जो हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं पूरे मुल्क से, वो सही सलामत अपने घरों को वापस आ जाए।